हेलो दोस्तों, मैं सूर्यवंशी भारद्वाज जयसवाल में आपका स्वागत करता हूं। आज एक नए अध्याय मैथ के एक नए अध्याय जो है प्रायिकता, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। प्रायिकता क्या होता है? ये प्रायिकता चाहे कंपटीशन से संबंधित हो या कक्षा 9, 10th, 11th, ठीक है ना, किसी भी चीज़ में अगर प्रायिकता आपसे पूछता है तो आप इस प्रायिकता का मतलब क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी तरीके से दे सकते हैं। लेकिन प्रायिकता पढ़ने से पहले कुछ इसकी मूलभूत सिद्धांत होते हैं, उसके बारे में समझना ज़रूरी है, ठीक है ना। हम प्रायिकता सिर्फ डायरेक्ट प्रायिकता नहीं पढ़ेंगे। प्रायिकता कैसे, मतलब प्रायिकता पढ़ने के लिए जैसे छत पर चढ़ने के लिए सीढ़ियों से होकर गुजरना पड़ता है या लिफ्ट के माध्यम से जाना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार प्रायिकता का अध्ययन करने के लिए कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं। उन सिद्धांतों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है और तब जाकर हम प्रायिकता को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। आइए समझते हैं कि प्रायिकता का शुरुआत कहाँ से करें ताकि प्रायिकता हम फिर लाइफ में कभी न भूलें, ठीक है ना। तो आइए सीखने का प्रयास करते हैं कि प्रायिकता को कहाँ से पढ़ा जाए जिससे हम लोग लाइफ टाइम तक प्रायिकता को न भूलें और हमेशा हमेशा के लिए प्रायिकता हम लोग के दिमाग में संचित हो जाए, ठीक है ना। तो सबसे पहला होता है प्रयोग, अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग एक्सपेरिमेंट। प्रयोग किसे कहते हैं? हमारे दैनिक जीवन में की गई क्रियाओं से एक निश्चित परिणाम की प्राप्ति होती है, जिसे हम लोग प्रयोग कहते हैं। हमारे दैनिक जीवन में की गई क्रियाओं से एक निश्चित परिणाम की प्राप्ति होती है, उसे क्या कहते हैं? प्रयोग कहते हैं। चलिए ठीक है, इसको हम लोग समझते चलें और पढ़ते चलें, ठीक है ना, और लिखते भी चलें। तो प्रयोग किसे कहते हैं? लिखिए, आप लोग भी लिखिए। हमारे दैनिक जीवन में की गई क्रियाओं से एक निश्चित परिणाम की प्राप्ति होती है। हमारे दैनिक जीवन में की गई क्रियाओं से एक निश्चित परिणाम की प्राप्ति होती है, जिसे एक्सपेरिमेंट या प्रयोग कहते हैं। अब समझने वाली बात यह है कि आखिर में हम दैनिक जीवन में ऐसा क्या करते हैं कि वो चीज़ प्रयोग बन जाता है। चाहे दैनिक जीवन में कोई भी काम करें, हमारे काम, हमारी क्रिया से या तो उस चीज़ की विफलता प्राप्त होगी और नहीं तो सफलता प्राप्त होगी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि यदि किसी लकड़ी ले लीजिए, उस लकड़ी को दो भागों में तोड़ना है, ठीक है ना, और या मान लीजिए कि कोई मिट्टी का बना कोई लंबा सा डंडा ले लीजिए, इसको दो भागों में तोड़ना है। तो दो भागों में तोड़ने का मतलब हम ये कहें कि इसको बीच से तोड़ना है ऐसे। यदि हम बीच से तोड़ेंगे तो जरूरी नहीं है कि बीच से ही टूटेगा, थोड़ा अधिक भी टूट सकता है, थोड़ा कम भी टूट सकता है। ये जरूरी नहीं है कि वो बीच से ही टूटेगा, ठीक है ना। यानी कोई भी कार्य करते हैं, उस कार्य से या तो हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है, नहीं तो गुड रिजल्ट नहीं मिलता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो रिजल्ट मिलता है ना। तो वही कह रहा है कि हमारे दैनिक जीवन में की गई क्रियाओं से एक निश्चित परिणाम की प्राप्ति होती है, जिसे एक्सपेरिमेंट कहते हैं। हम जैसे मान लीजिए आपने जीवन में क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए खाना बनाते हैं, खाना बनाएंगे तो खाना अच्छा पकेगा, नहीं तो खराब होगा, यही होगा ना। लेकिन होगा तो कुछ रिजल्ट तो मिलेगा ना। वही चीज़ क्या है? प्रयोग है। क्या बातें समझ में आ रही है? तो हमारे जैसे में हम कह सकते हैं
जैसे में लिख सकते हैं हम लोग, जैसे में खाना बनाना, ठीक है ना। जैसे में ताश खेलना, ठीक है ना, ताश खेलना। जैसे में सिक्का उछालना, पाई का मान ज्ञात करना, यानी एवरीबॉडी कुछ भी, ठीक है ना। कुछ भी हम लोग अगर हम लोग करते हैं तो वह क्या है, एक प्रयोग है, ठीक है ना। उस प्रयोग से या तो हमें सफलता प्राप्त होगी, नहीं तो विफलता प्राप्त होगी, कुछ तो कुछ प्राप्त होगी ना। इसी को कहते हैं हम लोग क्या, एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट दो प्रकार का होता है, काइंड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। काइंड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट, काइंड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। तो पहला होता है डिटरमाइनेस्टिंग, डिटरमाइनेस्टिक एक्सपेरिमेंट, इसको बोलते हैं हिंदी में निर्धारणात्मक प्रयोग, ठीक है ना। दूसरा होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट जिसको बोलते हैं यादृच्छया प्रयोग। रैंडम एक्सपेरिमेंट या डिटरमाइनिस्टिक एक्सपेरिमेंट या रैंडम एक्सपेरिमेंट, निर्धारणात्मक प्रयोग या यादृच्छया प्रयोग। निर्धारणात्मक प्रयोग किसे कहते हैं? यदि किसी प्रयोग को बार बार दोहराने के पश्चात उसका परिणाम क्या होता है? केवल एक होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? निर्धारणात्मक प्रयोग कहते हैं। यदि किसी प्रयोग को बार बार दोहराने के पश्चात उसका परिणाम क्या होता है? केवल एक होता है, उसे क्या कहते हैं? निर्धारणात्मक प्रयोग कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कांच का मान, कांच का अपर्तनांक ज्ञात करना। आप कांच का अपर्तनांक चाहे जितनी बार भी ज्ञात कर लें, उसका मान क्या आएगा? 1.5 ही आएगा। जैसे मान लीजिए पाई का मान, आप पाई का मान कितना भी ज्ञात कर ले, उसका मान 3.141 ही आएगा। बातें समझ रही है ना? हाँ। जैसे जल का मान, जल का अपर्तनांक आप चाहे जितनी बार भी ज्ञात कर ले, उसका अपर्तनांक कितना आएगा? 1 ही आएगा। हाँ। कैपिटल जी का मान 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम ही स्क्वायर आएगा। हाँ, चाहे जितना बार भी ज्ञात कर लें। तो कुछ चीज़ें हैं, हम लोग चाहे जितनी बार भी प्रयोग कर लें, है ना, उसका परिणाम क्या आएगा? केवल एक आएगा। बातें समझ आ रही है ना? हाँ, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब 2 + 2 4 होता है, चाहे जितना बार भी जोड़ ले, 2 + 2 = 5 नहीं होगा। बातें सही है कि नहीं है? 3 + 2, अब चाहे जितना बार भी जोड़ ले, उसे 3 + 2 = 6 नहीं होगा, 5 ही आएगा। तो ऐसा प्रयोग जिसको बार बार दोहराने के पश्चात भी उसका परिणाम क्या होता है? केवल एक ही आता है, उसे क्या कहते हैं? निर्धारणात्मक प्रयोग कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्धारणात्मक प्रयोग कहते हैं। अंग्रेजी में डिटरमाइनिस्टिक एक्सपेरिमेंट कहते हैं, ठीक है ना। तो इसे मिटा दें, हाँ, ऊपर मिटा दें, ठीक है। अब हेडिंग बनाइए, डिटरमाइनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। डिटरमाइनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, डिटरमाइनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। डिटरमाइनिस्टिक एक्सपेरिमेंट क्या होता है? तो डिटरमाइनिस्टिक एक्सपेरिमेंट जो होता है, यदि किसी, लिखेंगे इसका परिभाषा, यदि किसी प्रयोग को बार बार दोहराने के पश्चात, बार बार दोहराने के पश्चात भी
परिणाम एक आता है। एक का मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब एक का मतलब एक नहीं, मतलब एक ही आए, दो मतलब बदल ना जाए, ठीक है ना। एक का मतलब एक नहीं, वन से मतलब नहीं है, एक का मतलब उससे किसे है, वो बदले ना। यदि किसी प्रयोग को बार बार दोहराने के पश्चात भी परिणाम एक आता है तो इस तरह के प्रयोग को निर्धारणात्मक प्रयोग कहते हैं या डिटरमिनिस्टिक प्रयोग कहते हैं, ठीक है। जैसे में आप ज्ञात कर सकते हैं क्या, कांच का अपवर्तनांक, उदाहरण ले सकते हैं, कितना होता है 1.5। जल का अपवर्तनांक कितना होता है 1। कैपिटल जी का मान, जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है ना। आएगा समझ में। पाई का मान कितना होता है 3.141, ठीक है ना। अब चाहे जितना बार भी प्रयोग कर लिया जाए, तो कुछ चीज़ें हैं चाहे जितना बार भी हम लोग प्रयोग कर लें, नीचे मिटा देना ये। अब चाहे जितना बार भी प्रयोग कर लें, उस चीज़ का मान आप बदल नहीं सकते हैं, ठीक है ना, उतना ही रहेगा। जैसे और भी ले सकते हैं, 2 + 3 5, 3 + 2 = 5, ये 6 नहीं हो जाएगा, ये 7 नहीं हो जाएगा, चीज़ें वही रहेंगी। बातें समझ में आ रही है ना। हाँ, तो इस तरह के प्रयोग क्या कहलाएंगे, डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट कहलाएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। तो ये चीज़ें हो गया, मिटा दे इसको। क्या बचा लोग, लिख रहे हो गया है, चलिए ठीक है। अगला हेडिंग बनाइए, रैंडम एक्सपेरिमेंट, यादृच्छिक प्रयोग। रैंडम एक्सपेरिमेंट, यादृच्छिक प्रयोग, रैंडम एक्सपेरिमेंट, यादृच्छिक प्रयोग, यादृच्छिक प्रयोग, रैंडम एक्सपेरिमेंट, यादृच्छिक प्रयोग, ठीक है ना। रैंडम एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं, यदि किसी प्रयोग को बार बार दोहराने के पश्चात भी उसका परिणाम बदल जाता है। यदि किसी प्रयोग को बार बार दोहराने के पश्चात भी उसका परिणाम बदल जाता है, तो इस तरह का प्रयोग क्या कहते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। जैसे ताश के गड्डी से एक पत्ता खींचना है। ताश की गड्डी से यदि एक पत्ता खींचेंगे तो इसकी क्या गारंटी है कि ताश की गड्डी से खींचा हुआ पत्ता हुकुम का गुलाम ही निकलेगा, ठीक है ना, चिड़ी का गुलाम ही निकलेगा। 52 पत्ते होते हैं ताश में, ताश के 52 पत्तों में से 52 पत्ते हम लोग खींच सकते हैं, कोई भी पत्ता निकल सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है ना। एक सिक्के को उछालेंगे तो इसकी क्या गारंटी है कि सिक्का को उछालने के पश्चात हेड ही आएगा कि टेल ही आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। पासे को फेंकना, जब आप पासे फेंकेंगे तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि पासे पर फेंका हुआ अंक 2 आएगा कि 3 आएगा कि 4 आएगा कि 5 आएगा कि 6 आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसे प्रयोग को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे प्रयोग को क्या कहते हैं, ऐसे प्रयोग को क्या कहते हैं बताओ। ऐसे प्रयोग को रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट, जिसे हिंदी में यादृच्छिक प्रयोग कहते हैं। तो लिखिए इसका परिभाषा, यदि किसी प्रयोग को बार बार दोहराने के पश्चात, यदि किसी प्रयोग को बार बार दोहराने के पश्चात भी
परिणाम, यदि किसी प्रयोग को बार बार दोहराने के पश्चात भी उसका परिणाम बदल जाता है, दोहराने पर भी, यदि किसी प्रयोग को बार बार दोहराने के पश्चात भी परिणाम बदल जाता है, क्या होता है, बदल जाता है, ठीक है ना। यदि किसी प्रयोग को बार बार दोहराने के पश्चात भी परिणाम बदल जाता है तो इसे रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। जैसे पहला सिक्का उछालना, दूसरा सिक्का उछालना, दूसरा ताश की गड्डी से पत्ता खींचना, ताश की गड्डी से एक पत्ता खींचना, तीसरा पासे को फेंकना, ठीक है ना। क्या चीज़ें समझ में आया, बोलिए। फिर से एक बार रिवीजन मार देता हूँ। देखिए, एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं, यदि किसी प्रयोग को बार बार दोहराने के पश्चात भी यदि किसी हमारे दैनिक जीवन में की गई क्रियाओं से एक निश्चित परिणाम की प्राप्ति होती है, उसे क्या कहते हैं, प्रयोग कहते हैं। हमारे दैनिक जीवन में की गई क्रियाओं से एक निश्चित परिणाम की प्राप्ति होती है, उसे क्या कहते हैं, प्रयोग कहते हैं। प्रयोग दो प्रकार का होता है। प्रयोग में मैंने बताया कि हम लोग अपने लाइफ में कोई भी कार्य करते हैं, उस कार्य से या तो हमें सफलता मिलती है, नहीं तो विफलता मिलती है। तो सफलता और विफलता मिलती है तो कुछ ना कुछ तो मिलता है ना, उसी रिजल्ट को हम लोग क्या कहते हैं, प्रयोग कहते हैं, ठीक है ना। प्रयोग दो प्रकार का होता है, एक होता है डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट और दूसरा होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं, निर्धारणात्मक प्रयोग किसे कहते हैं, यदि किसी प्रयोग को बार बार दोहराने के पश्चात उसका परिणाम केवल एक होता है, उसे क्या कहते हैं, निर्धारणात्मक प्रयोग कहते हैं। जैसे कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है, ठीक है ना। कैपिटल जी का मान 6.67 × 10⁻11 होता है। उसके बाद पाई का मान क्या होता है, 3.141 होता है। हम चाहे जितनी बार भी प्रयोग कर लें उसका मान उतना ही आएगा, बदलेगा नहीं। और रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, यदि किसी प्रयोग को बार बार दोहराने के पश्चात भी उसका परिणाम बदल जाता है, उस तरह का प्रयोग क्या कहते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं, यादृच्छिक प्रयोग कहते हैं। जैसे ताश की गड्डी से एक पत्ता खींचना, ठीक है ना, पासे को फेंकना, सिक्के को उछालना, ये सब क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट के उदाहरण है। अगला आइटम बनाइए, सैंपल ऑफ स्पेस। सैंपल ऑफ स्पेस इसको बोलते हैं प्रतिदर्श समष्टि। सैंपल ऑफ स्पेस, प्रतिदर्श समष्टि, ठीक है ना। अंग्रेजी बोलते हैं सैंपल ऑफ स्पेस, SAMPLEOFSPACE। सैंपल ऑफ स्पेस हिंदी बोलते हैं प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श समष्टि किसे कहते हैं, यादृच्छिक प्रयोग से संबंधित परिणामों के समुच्चय को प्रतिदर्श समष्टि कहा जाता है। यादृच्छिक प्रयोग से संबंधित परिणामों के समुच्चय को क्या कहते हैं, सैंपल ऑफ स्पेस कहते हैं, प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। यादृच्छिक प्रयोग से संबंधित परिणामों के समुच्चय को क्या कहते हैं, प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। इसे कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं तथा इसके अवयव को NS से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। तो आइए इसका परिभाषा लिखते हैं। यादृच्छिक प्रयोग से संबंधित परिणामों के समुच्चय को यादृच्छिक प्रयोग से संबंधित परिणामों के समुच्चय को सैंपल ऑफ स्पेस, यादृच्छिक प्रयोग से संबंधित परिणामों के समुच्चय को सैंपल ऑफ स्पेस कहते हैं, हिंदी में प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं, ठीक है ना।
इसके समुच्चय को कैपिटल एस तथा इसके अवयव को एन से प्रदर्शित करते हैं, एन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसके उदाहरण ऊपर में मिटा दें। देखिए इसके उदाहरण, जैसे में लिखेंगे एक सिक्के को उछालना। ठीक है ना, जैसे में क्या लिखेंगे, एक सिक्के को उछालना। ध्यान दीजिएगा, एक सिक्के को उछालना, एक सिक्के को उछालना। अब बताइए एक सिक्के को उछालेंगे, मैंने कहा कि एक सिक्के को उछालने पर प्रतिदश समष्टि तथा इसके अवयव की संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने कहा कि एक सिक्के को उछालने पर प्रतिदश समष्टि या इसके अवयव की संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक सिक्के को उछालने पर प्रतिदश समष्टि मतलब एस, प्रतिदश समष्टि का मतलब एस। अभी मैंने बताया ना कि समुच्चय को एस से प्रदर्शित करते हैं तथा इसके अवयव को एन से। तो एस, तो एक सिक्का को उछालेंगे तो क्या होगा, पहले पर या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, यही होगा ना। एक सिक्का उछालेंगे तो या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। इसकी तो कोई गारंटी नहीं ना है कि हेड ही आएगा टेल ही आएगा, इसीलिए मैंने दोनों ले लिया है, हेड टेल दोनों। ठीक है ना, तो इस तरह से इसके एन एस कितना हो जाएगा, एन एस 2 हो जाएगा। एन एस कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस तरह ये पहला रहा। दूसरा, दो सिक्के को एक साथ उछालने पर, दो सिक्के को यादृच्छिक रूप से एक साथ उछालने पर, अब एक साथ उछालेंगे दो सिक्के को तो इसका एस ज्ञात करेंगे। अब इसका एस ज्ञात करेंगे तो पहले सिक्के पर या तो हेड आ सकता है, दूसरे सिक्के पर भी हेड आ सकता है, आने की संभावना है ना। तो पहले पर हेड आ सकता है, दूसरे पर भी हेड आ सकता है। पहले पर टेल आ सकता है, दूसरे पर भी टेल आ सकता है। लेकिन कोई जरूरी है कि हेड ही हेड आएगा टेल ही टेल आएगा, दोनों सिक्कों को एक साथ उछालते हैं तो ये जरूरी है, जरूरी नहीं ना है। पहले पर हेड भी आ सकता है, दूसरे पर टेल भी आ सकता है। ये भी जरूरी नहीं कि हेड ही टेल आएगा, पहले पर टेल दूसरे पर हेड भी आ सकता है। लेकिन इन्हीं चारों में से कोई ना कोई एक आएगा, इससे अधिक नहीं आएगा। बातें समझ आ रही है ना। तो हमें नहीं मालूम है कि क्या आएगा, इसलिए हमने चारों ले लिया। हमें नहीं मालूम है कि क्या आएगा, इसलिए हमने चारों ले लिया। इन चारों में से कोई ना कोई एक आएगा। तो क्या हो जाएगा, NS = 4 हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4। इसी तरह इस तरह क्या होगा, 3 सिक्के को एक साथ उछालने पर, 3 सिक्के को यादृच्छिक रूप से एक साथ उछालने पर, अब 3 सिक्के को एक साथ उछालेंगे, इसे बिठा देना। 3 सिक्के को एक साथ उछालेंगे तो अब बताइए आप ही कि इसका एस क्या होगा। 3 सिक्के को एक साथ उछालेंगे तो एस क्या होगा। पहले पर हेड आ सकता है, दूसरे पर भी हेड, तीसरे पर भी हेड आ सकता है। पहले पर हेड, दूसरे पे हेड, तीसरे पर टेल आ सकता है। पहले पर हेड, दूसरे पर टेल, दूसरे पर टेल आ सकता है। पहले पर हेड, दूसरे पर टेल, फिर तीसरे पर हेड आ सकता है ना। अब इसी तरह पहले पर टेल, दूसरे पर टेल, तीसरे पर टेल आ सकता है। पहले पर टेल, दूसरे पर टेल, तीसरे पर हेड आ सकता है। फिर पहले पर टेल और दूसरे पर हेड, दूसरे पर हेड आ सकता है। फिर पहले पर टेल और दूसरे पर हेड, फिर तीसरे पर टेल आ सकता है। लेकिन इन 8 में से कोई ना कोई एक आएगा।
कोई ना कोई एक आएगा, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है कि कौन आएगा। 3 सिक्के को एक साथ उछालेंगे तो पहले पर हेड आएगा, इसकी क्या गारंटी है? नहीं ना है। लेकिन इन 8 में से कोई ना कोई एक आएगा, इसकी तो गारंटी है, ठीक है ना। इसलिए क्या होगा, NS इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉरी NS इक्वल टू कितना हो जाएगा, NS इक्वल टू 8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से एक फार्मूले का निर्माण हो रहा है। अगर एक सिक्के को उछाल रहे हैं तो 2 पावर 1, 2 सिक्के को उछाल रहे हैं तो 2 पावर 2, 3 सिक्के को उछाल रहे हैं तो 2 पावर 3, 2 पावर 3 बराबर 8 होगा ना। इसी तरह डाट डाट यदि n सिक्के को एक साथ उछालेंगे, एक साथ उछालने पर n सिक्के को एक साथ उछालने पर NS क्या हो जाएगा, NS क्या हो जाएगा, पद समष्टि के समुच्चयों की संख्या NS क्या हो जाएगा, 2 पावर n हो जाएगा, 2 पावर n। अगर एक सिक्का उछाल रहे हैं तो 2 पावर 1, 2 सिक्का उछाल रहे हैं तो 2 पावर 2, 3 सिक्का उछाल रहे हैं तो 2 पावर 3, इस तरह 4 सिक्का उछालेंगे तो 2 पावर 4, अगर 5 सिक्का उछालेंगे तो 2 पावर 5। NS ज्ञात करने के लिए आया, बात समझे कि नहीं आया। और इस तरह से यहाँ एक फार्मूला ज्ञात हो गया। यदि n सिक्के को एक साथ उछालेंगे तो 2 पावर n, जितने सिक्कों की संख्या रहेगी उतना 2 पावर n हो जाएगा। आया बात समझ में ना, ठीक है, चीज़ें समझ में आई ना। तो दोस्तों ये जो चैप्टर है प्रायिकता, ये 9th 10th 11th ये तीनों क्लास के लिए है, ठीक है ना। और प्लस में आप कंपटीशन का भी तैयारी करते हैं, अगर प्रायिकता से अगर पूछता है तो आपका एक भी क्वेश्चन मतलब कि नहीं छूटेगा, ठीक है ना। तो इसलिए इस वीडियो को जरूर से जरूर देखें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।